कक्षा 7 का पाठ 11 पढ़ा था, पादपों और जंतुओं में परिवहन। और आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए और फिर इनको याद करिए। तो शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर का। प्रश्न नंबर 1, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। तो बच्चों ये दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में है रंध्र, जाइलम, मूलरोम, फ्लोएम। कॉलम बी में है जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो बच्चों हम देखेंगे किससे किसका मिलान होगा। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, रंध्र को देखते हैं। रंध्र का मिलान हम किससे करेंगे। तो बच्चों रंध्र का हम मिलान करेंगे वाष्पोत्सर्जन से। दूसरा है जाइलम। जाइलम का मिलान हम करेंगे जल का परिवहन, क्योंकि जाइलम से जल का परिवहन होता है बच्चों। मूल रोम का क्या कार्य है, मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, इसलिए मूल रोम का मिलान करेंगे जल का अवशोषण से। उसके बाद है बच्चों फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य है, भोजन का परिवहन, इसलिए फ्लोएम का मिलान हम करेंगे भोजन का परिवहन से बच्चों। तो अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। तो बच्चों किसके द्वारा होता है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। अगला है हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में। धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। तो धमनियां और शिराएं जुड़ी होती हैं कि केशिकाओं के जाल द्वारा बच्चों। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है। तो बच्चों इसमें आएगा नब्ज। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद डैश है। तो बच्चों इसमें आएगा मूत्र। पसीने में जल और डैश होता है। तो बच्चों इसमें आएगा लवण। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप से बाहर निकालते हैं, जिसे हम डैश कहते हैं। तो बच्चों इसमें आएगा मूत्र। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उपलब्ध चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो बच्चों इसमें आएगा वाष्पोत्सर्जन। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या भाग है, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों हमें, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो बच्चों अभी हमने मिलान में भी पढ़ा था, तो ये जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है, मिलान में भी किया था हमने। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन 1 जाइलम के द्वारा। ख भाग है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कैसे बढ़ाएंगे जल के अवशोषण को, मूलों द्वारा मतलब जड़ के द्वारा। छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली से लटकाकर। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन 3 पंखे के नीचे रखकर, क्योंकि पंखे के नीचे करने से वाष्पोत्सर्जन जो है वो ज़्यादा होगा और उसके कारण चूषण अभिकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा और जो है जल का अवशोषण ज़्यादा होगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, पादपों अथवा जंतुओं में पादपों का परिवहन क्यों आवश्यक है। सभी पादपों व जंतुओं को भोजन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है बच्चों। साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी कार्यों के लिए विशेष ऊतक और अंग कार्य करते हैं। इन ऊतकों और अंगों का कार्य ही पदार्थों का परिवहन कहलाता है बच्चों। जो ये संवहन का कार्य है, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही जो कार्य है, यही जो अंग और ऊतक हैं जो वो परिवहन करते हैं ये बच्चों। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो बच्चों जो रक्त में पट्टिकाणु हैं वो शरीर के रक्षक हैं। रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकाणु शरीर की रक्षक हैं। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। अतः इन कणिकाओं का कार्य एक सैनिक के समान है बच्चों। इनकी उपस्थिति में हम बीमार नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य लिखिए।
तो बच्चों इसका उत्तर है रंध्र या स्टोमेटा। पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यह रंध्र तंत्र एक खुला स्थान अथवा रंध्र दो अधिक रक्षक कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्रों के बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इनको गार्ड सेल भी कहते हैं बच्चों। और ये स्टोमेटा का चित्र दिखाया गया है। रंध्र है, इसमें बाह्य त्वचा कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं हैं दो, और अंदर रक्षक कोशिकाएं में हरित लवक दिखाया गया है बच्चों। इनका कार्य नंबर 1 है, रंध्र ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 2 है बच्चों, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती है बच्चों। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर कर्षण या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है और पौधे की पत्तियों में जल व खनिजों की आपूर्ति होती रहती है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, जल के घटकों के नाम बताइए। रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो बच्चों हम इसमें रक्त के घटक लिखेंगे। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कोशिकाएं जिनको रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त शरीर के सभी अंगों को होने वाली बीमारियों से भी बचाकर रक्षक की भूमिका अदा करता है बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, रक्त जो है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में एक लौह तत्व या लाल वर्णक पाया जाता है बच्चों। इसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। इसी वर्णक के कारण रक्त जो है लाल रंग का दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, हृदय के कार्य बताइए। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना हृदय का कार्य है बच्चों। और दूसरा कार्य है, शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हृदय सहायता करता है। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों इसका उत्तर है, जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। प्राय ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है बच्चों, वरना इन पदार्थों से शरीर को कुछ भी हानि होना संभावित हो सकती है। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र या वृक्क का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों हम मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएंगे और उसको लेबल भी करेंगे। तो बच्चों ये देखिए बच्चों, इस तरह बनेगा इसका चित्र। वृक्क बनाएंगे, इसमें 2 नलिकाएं दिखाएंगे वृक्क से निकलती हुई, ये मूत्रवाहिनी हैं, उसके नीचे मूत्राशय बनाएंगे और इस तरह हम इस चित्र को बनाकर बच्चों नामांकित करेंगे। तो इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास बच्चों पूरा हो गया है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करिए और सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझ कर याद करिए। धन्यवाद बच्चों।